नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द फेमस साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हुज वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिसका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो यहां क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हम देख रहे हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसके लिए उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार, हम साइकोलॉजी का कह देते हैं इसको, कि साइकोलॉजी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। वस्तुतः ये जीव विज्ञान में पुरस्कार मिला था, लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के ऊपर था तो इसीलिए हम पहला अगर साइकोलॉजी में कहते हैं किसे नोबेल पुरस्कार मिला 1902 में, तो वो इवान पावलोव को मिला फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें 3 हमें और दे रखे हैं। थॉर्नडाइक हमारे पास क्या करते हैं? थॉर्नडाइक दे रहे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, कोहलर हमारे पास देते हैं इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जीन प्याजे हमें देते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें देते हैं ये किसके? हमें मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी देते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और नैतिक विकास सिद्धांत दो हमें जीन प्याजे के देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव और फिर पावलोव तो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरिज्म के लिए बेसिस देते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दे। द प्रोवर्ब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ लर्निंग। कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है। तो यहां पर सफलता का प्रभाव अगली सफलताओं पर पड़ता है, यह हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो इसीलिए यहां पर हमें जो देखने को मिलेगा, द इफेक्ट ऑफ अ सक्सेस रिजल्ट्स इन द फर्दर सक्सेस। तो ये जो हमें देखने को मिलता है ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट, ये प्रभाव का नियम हो गया। लॉ ऑफ सक्सेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सफलता का कोई नियम है ही है नहीं हमारे पास। अभ्यास, तत्परता और इफेक्ट ये हमारे पास प्राइमरी लॉज हैं ऑफ लर्निंग। ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है, ये अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत हैं। जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 गौण सिद्धांत, 5 सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी हमें दिए हैं। तो यहां पे आंसर हमारे पास थर्ड देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू। शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए: होमवर्क, गृह कार्य। गृह कार्य को एनसीएफ 2005 ने गलत कहा है कि हमें गृह कार्य नहीं देना चाहिए। गृह कार्य की जगह अब वो क्या देते हैं? तो गृह कार्य समाप्त करने के बाद जो हमने देनी चीजें शुरू करी हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड टास्क। इसे हम विस्तारित प्रदत्त कार्य कहते हैं। इसे विस्तारित प्रदत्त कार्य कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हमें नहीं देना है, इसका मतलब। और फिर गुड ह्यूमर, हम ह्यूमर क्यों करें? हम अच्छी मनोवृत्ति में क्यों रखें? हमें ह्यूमर नहीं देना, हमें बच्चे को फैसिलिटेट करना है, लर्निंग के लिए क्रियान्वित करना है। बच्चा अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। फिर पनिशमेंट, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट ही नहीं देनी है, सिवियरिटी तो बिल्कुल नहीं देनी। सजा तो देनी ही नहीं है हमें, तो फिर गंभीरता से सजा देने का क्या मतलब हुआ? तो उत्तर यहां पे हमें देखने को मिलेगा फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। हम प्रतिपुष्टि और प्रबलन देते हैं। यहां पर फीडबैक, रेमेडी, डायग्नोसिस और रीइंफोर्समेंट को हम इन चारों में से चुनेंगे। हमें रीइंफोर्समेंट में भी सिर्फ पॉजिटिव देना, नेगेटिव नहीं देना, यह ध्यान रखना है हमें। तो आंसर यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? चौथा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, व्यवहारिक उद्देश्यों की विशेषता क्या होती है? तो व्यवहारिक उद्देश्य कौन से होते हैं? जो हमें ब्लूम की टेक्सोनॉमी में बताए गए हैं।
बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से, जो हमें ब्लूम की टेक्सोनॉमी बताए गए हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में हमें व्यवहारिक उद्देश्य देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य हैं ये क्या होते हैं और क्यों हम इन्हें देखते हैं, क्योंकि इनसे हम बच्चे के अधिगम का पता करते हैं और बच्चे के अधिगम के हम प्रतिफलन देखते हैं, हम लर्निंग के आउटकम्स देखते हैं। क्यों देखते हैं इनसे लर्निंग के आउटकम्स, क्योंकि इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम अवलोकन कर सकते हैं और इनका हम मापन कर सकते हैं। परिमेय यहां पर दी गई है, यहां मापन करने की बात की गई है। इसी से ऑब्जर्वेशन हमें क्या देगा, आकलन देगा, मापन हमें क्या देगा, मूल्यांकन देगा। तो जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है तो हम आकलन और मूल्यांकन कर पाएंगे और इसी से हमें निदान और उपचार भी मिलने की संभावना रहेगी। इसीलिए हम क्या लेते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। बेशक हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास बिहेवियरिज्म की लर्निंग मेथड्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लर्निंग आउटकम्स, गोल का डायरेक्शन और फिर हमारे पास इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, आकलन, मूल्यांकन, अधिगम के प्रतिफलन और जो लक्ष्यों का निर्धारण हम अभी भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से ही कहते हैं, क्योंकि यही ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है। इन्हीं को हम मापित कर सकते हैं, जांच सकते हैं उपलब्धि कितनी हुई नहीं हुई, और इनको देखने के लिए हम अवलोकन करके ये उपलब्धि जांच सकते हैं। इसीलिए आंसर यहां पे हमें दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन मानवतावादी दृष्टिकोण को बात की गई है। मानवतावादी दृष्टिकोण यानी जहां पर हम व्यक्ति के उन्नयन की बात करते हैं, यहां पर एनहेंसमेंट ऑफ द हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इंसेंटिव नहीं है, रीइंफोर्सर नहीं है, पनिशर नहीं है, न प्रलोभन, न सुदृढ़कर्ता और न दंड। ये तीनों ही हमारे पास क्या हैं, ये तीनों ही नहीं है हमारे पास ह्यूमनिज्म के, ये तीनों बिहेवियरिज्म के हैं। अब अगर मैं देखूं गोल्स, तो गोल्स और एक्सपेक्टेशन बिहेवियरिज्म है, अभी हमने पीछे देखा था। लक्ष्य और उम्मीद व्यवहारवाद है। सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभाविता, ये हमारे पास ह्यूमनिज्म है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही ठीक है हमारे लिए। फिर हम इसमें देखें तो बिलीफ है, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ये नहीं है। धारणा तो है लेकिन सफलता और असफलता का श्रेय ये फिर हमें देखने को किसमें मिलता है, व्यवहारवाद में देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें एक सही है एक गलत है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम ये देखें तो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ फुलफिलमेंट है, आत्मसम्मान और आत्म तृप्ति, ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण है। इसलिए उत्तर यहां पे हमें पहला दिखेगा। तो जो कार्ल रॉजर्स और मास्लो, इन दोनों ने मानवतावादी दृष्टिकोण की शुरुआत करी, जहां पर इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद जो हमें जानवरों की तरह ट्रीट करता है, यह संज्ञानवाद जो हमें मशीन की तरह ट्रीट करता है, ये दोनों मनोविज्ञान को दूषित कर रहे हैं। मनोविज्ञान मानव की बात करना चाहिए, मानव की भावनाओं की बात करना चाहिए, मानव के सम्मान की बात करना चाहिए, मानव के आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करना चाहिए। इसीलिए मास्लो यहां पर आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत देते हैं, जबकि कार्ल रॉजर्स यहां पर आत्म प्रभाविता, सेल्फ एफिकेसी का सिद्धांत देते हैं। मास्लो दे रहे हैं किसका, यहां पर हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दे रहे हैं। तो उत्तर यहां पर हमें पहला देखने को मिलेगा, मास्लो और रॉजर्स के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स यहां पे नए मिले होंगे और पुराने कंसेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसी तरह के मैं और सेशंस आपके सामने लेके आता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, फिर मिलूंगा साथियों। नमस्कार।